साजिद अंकल का मेरी माँ से क्या रिश्ता था मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं थी। बस वो आते थे और मेरी माँ उन्हें कमरे में ले जाती थी और फिर वो सारी रात उम्मी के कमरे में ही रहते थे और सुबह सवेरे निकल जाते थे। शायद इसलिए भी मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब वो हमारे घर आती थे तो मुझे अकेला दूसरे कमरे में सोना पड़ता था और मुझे अकेले सोते हुए खौफ आता था। और मेरी माँ तो बस अंकल साजिद के साथ कमरे में बंद हो जाती थी। ऐसे एक रात आई जब मुझे माँ की आवाज़ आई। वो अंकल साजिद को बोल रही थी कि जल्दी अलिफा, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई, क्योंकि आज फिर अंकल साजिद आने वाले थे और आज फिर मुझे कमरे में अकेला सोना पड़ता। अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल आया अलिफ, और मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड के नीचे छप जाती हूँ और बेड के नीचे ही सो जाती हूँ। मेरी माँ और अंकल साजिद को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। उम्मी का जो बेड था वो थोड़ा सा ऊंचा था, इस वजह से मेरे लिए नीचे छुपने की अच्छी खास छोटी गुंजाइश वहां पर मौजूद थी। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती और उम्मी मुझे मारने की कोशिश करती तो मैं इसी बेड के नीचे छप जाती और घंटों छपी रहती और उम्मी को नजर न आती। इसलिए मुझे काफी इत्मीनान था कि अगर मैं बेड के नीचे सो जाऊंगी तो उम्मी को सुबह तक पता नहीं चलेगा। वो यही समझती रहेगी कि मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ। उम्मी मुझे दूसरे कमरे में लेकर आई और मुझे सोने का कहा। मैंने सोने की अदाकारी करते हुए आंखें बंद कर दे। उम्मी को जब तसल्ली हो गई कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने देखा कि वो घर के दाखिली दरवाजे के पास खड़ी थी, शायद अंकल साजिद का इंतजार कर रही थी। जल्दी से मैं जाकर बेड के नीचे छप गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि उम्मी को अगर पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि जब भी अंकल साजिद घर अलिफ के तो मैं बेड के नीचे छप जाया करूंगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अंकल साजिद और मेरी उम्मी की हंसी कमरे की फिजा में गूंज रही थी। इस वक्त मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल सीने से पसलियां तोड़कर बाहर अलिफ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उन दोनों की बातों की आवाज मुझे सुनाई दी। वो क्या बातें कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी। हल्की सी सरगोशी थी। मेरी माँ की चूड़ियों की खनक मुझे सुनाई दे रही थी और अंकल साजिद की सांसों की आवाज आ रही थी। अब उनके माबैन मुकम्मल खामोशी थी। न जाने वो क्या कर रहे थे। मैं सोच में पड़ गई। मैं यहाँ सोने के लिए छपी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी तक कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे तजस्सुस होने लगा कि इतनी खामोशी क्यों हो गई है। वो लोग बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैंने सोचा कि थोड़ा सा सर ऊपर करके बेड की दूसरी जानिब से देखती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। बहुत हिम्मत करके बेड के इस कोने पर गई जहां से मुझे अंदाजा था कि वो दोनों मुझे नहीं देख सकते। मैंने थोड़ा सा सर ऊंचा करके उनको दिखन अलिफ चाहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ अलिफ के वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे शायद गलत ही कर रहे थे। मेरे छोटे से दिमाग में ये बात सबसे पहले आई थी। मैं एक बार फिर से बेड के नीचे छप गई, लेकिन अजीब सी कशिश थी जो मुझे इस मंदिर में महसूस हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस मंदिर को दोबारा देखूं। और दोबारा से मैंने सर उठाकर अपनी उम्मी और अंकल साजिद को देखना चाहा जो इस वक्त गैर हालत में मौजूद थे। तजस्सुस के मारे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक बार फिर से उनको देखने की कोशिश की तो देखती रह गई। वो सामने का मंजर था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी लज्जत जरूर दे रहा था। वापस में क्या करने गई ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो भी कर रहे थे वो दोनों वो देखकर मुझे लज्जत महसूस हो रही थी। शायद मेरी उम्र भी ऐसी थी कि मेरे अंदर हार्मोन्स की तब्दीली वाकई हो रही थी, इसलिए मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ बेड के बार बार हिलने की आवाज़ें आ रही थी। और जब तक मैं जागती रही मुझे बेड के हिलने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर मैं 10 साल की थी तो नींद की आगविश में चली गई। सुबह मेरी आंख उम्मी की आवाज़ से खिली जो पूरे घर में मुझे तलाश कर रही थी और चीखें मार कर मुझे बिला रही थी और मैं उन्हें नहीं मिली। यकीनन उन्होंने मेरे कमरे में झांका था और मैं वहां पर नहीं थी, इसलिए वो परेशान होकर मेरा नाम जोर जोर से पुकार रही थी। मैं भी चालाकी से और फुर्ती से काम लेते हुए तेजी से बेड के नीचे से निकली और देखा कि उम्मी की पुश्त मेरी तरफ थी।
तो मैं इसी वक्त अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उम्मी ने फिर मुझे पुकारा और ढूंढने की कोशिश की तो मैं उनके सामने उग और उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी। उम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें वॉशरूम में ढूंढा था, तुम वहां नहीं थी। उनसे झूठ क्यों बोलती हो? खैर, जैसे तैसे मैं उनको यकीन दिला देती हूँ। छोटी सी उम्र में ही देखे मुझे झूठ बोलने में माहिर हो चुकी थी। असल में उम्मी से मुझे इस कदर खौफ अलिफ था कि उनका गुस्सा बहुत तेज था, जिसकी वजह से उनकी मार से बचने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता था, और अब इस काम में मुझे महारत हासिल हो गई थी। फिर 2-3 दिन तक अंकल साजिद घर नहीं अलिफी तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मुझे लाशऊरी तौर पर उनका इंतजार होने लगा था। शायद मेरा दिल इस मंजर को दोबारा से देखने को कर रहा था जो इस रात मैंने छप कर देखा था। ये वही अंकल साजिद थे ना जिनका यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज पहली बार मुझे उनका आना शिद्दत से इंतजार करा रहा था। फिर अचानक से वो अलिफी तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे छोटे से दिमाग में इतना कुछ चल रहा था मुझे अंदाजा ही नहीं था, और मैंने सोचा कि आज की रात में बेड के नीचे नहीं छिपूंगी बल्कि पर्दे के पीछे छप कर सारा मंतर देखूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही पर्दे के पीछे छप गई थी और अपनी जगह मैंने तकिया पहले ही रख दिया था और उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया था। उम्मी ने शायद देखा तो उनको लगा हो कि मैं सो चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने ज्यादा मुझे नहीं ढूंढा। ये भी वजह हो सकती थी कि अंकल साजिद बहुत दिनों के बाद अलिफी थे। उम्मी उनकी खुशी में सरशार थी और उनको मेरा ख्याल ही ना रहा हो, और मैं पर्दे के पीछे छप गई थी। आज भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिल इस मंजर को भी देखने के लिए बेताब था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी माँ और अंकल साजिद के माबैन शैतानी खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था, और मैं पर्दे के पीछे से छपकर पर्दों के बीच एक छोटा सा सराख नुमा दायरा बनाकर दोनों को देख रही थी, और मेरे जज्बात में भी उभार पैदा हो रहा था। मैं उनको तब तक देखती रही जब तक कि कमरे की लाइट ऑफ नहीं हो गई। जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ हो गई तो बेड का हिलना तेज हो गया। मैं एक